फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा हम क्लास 7 की ज्योग्राफी कर रहे थे, उसका आज चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में किस तरीके से लोग रहते हैं और क्या क्या वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पे किस तरीके के प्लांट मिलते हैं, किस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, किस तरीके से क्या कहते हैं एग्रीकल्चर होता है, क्या कंडीशंस होती हैं वेदर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो अमेजन बेसिन, दैट मीन्स इक्वेटर के आसपास किस तरीके का क्या कहते हैं किस तरीके का वेजिटेशन होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो देखते हैं। अब देखिए इस चैप्टर इसमें देखिए यहाँ पे ये अमेजन बेसिन है। ठीक है, अमेजन बेसिन है। अब बेसिन उसे बोला जाता है कि जहाँ पे रिवर फ्लो करती हो और सारे ट्रिब्यूटरीज आकर जो एरिया होता है ना, जिस पूरे एरिया में रिवर फ्लो कर रही है, चाहे उसकी ट्रिब्यूटरी हो, डिस्ट्रीब्यूटरी हो, डजेंट मैटर, जो पूरा एरिया होता है उसको बोला जाता है अमेजन बेसिन। ठीक है, ये जो है ये इक्वेटर जो है वो यहाँ से, ये देखिए 0 डिग्री, ये यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है। अब होता क्या है कि इक्वेटर होने की वजह से और अमेजन बेसिन होने की वजह से क्या चीज़ें डिफ़र करती हैं। देखिए इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ की बात करूँ और 10 डिग्री साउथ की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है वहाँ इस वाले रीजन में 365 डेज जो है वो सन रेज जो है, हीट जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक बात करें तो उस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है। और इस इक्वेटोरियल रीजन में ही ये अमेजन बेसिन जो है, अमेजन रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, ये हमें पता है कि साउथ अमेरिका है, हमने पढ़ रखा है कि साउथ अमेरिका है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी रिवर किसी अदर वाटर बॉडी से मिलती है उसे क्या बोलते हैं, माउथ। ठीक है, द प्लेस वेयर रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, उसे माउथ बोला जाता है। जहाँ जाके वो किसी दूसरे वाटर से मिलती है उसे माउथ बोला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ फ्लो करती है, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, श्रीलंका, फ्रेंच गुयाना, तो इन सब जगह पे ये जो है ये अमेजन रिवर फ्लो करती है। लेकिन इसको बताने के पीछे क्या रीज़न था, इसको बताने के पीछे ये रीज़न था कि आखिर इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन बोले तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इस वाले रीजन में किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। ऑन द इक्वेटर हॉट और वेट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऑलमोस्ट इक्वली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। दिन मोस्टली जो होता है वो दिन बहुत गर्म होता है और रात ठंडी होती है, क्योंकि रात तक बारिश हो जाती है। इन सब की वजह से जो हमारी स्किन होती है वो स्टिकी होती है। ठीक है, हम पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी इसमें बता रहा है। जो रेन होता है वो एवरीडे रेन फॉल होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि विदाउट वार्निंग जो है वो हैवी रेनफॉल्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन में और वेरी हाई ह्यूमिडिटी होती है। नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर गोज़ डाउन, टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई होती है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो सुबह हो चाहे शाम हो, दोनों टाइम पे इक्वेटोरियल रीजन में हाई होती है। और वहीं पे हम बात करें टेम्परेचर की, तो दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम होता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि दिन भर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी जैसे ही इंक्रीज़ होती है तो इवनिंग तक जो है वो रेनफॉल हो जाता है। कई बार हैवी रेनफॉल होता है, कई बार लो रेनफॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब देखते हैं रेन फॉरेस्ट। अब इस इक्वेटोरियल रीजन में रेन फॉरेस्ट कैसा होता है, अपन ने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इक्वेटोरियल रीजन में हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखते हैं, तो वही चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। सो थिक
that dense roof created by the leaves and branches does not allow to sunlight to reach the ground. सेम वही चीज़ लिखी है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा है, और उसी तरीके के फॉरेस्ट हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओनली सेड द टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, कौन कौन से होते हैं, ऑर्चिड, ब्रोमेलाइड्स, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। रेन फॉरेस्ट रिच होता है, रिच फौना होता है और रिच फ्लोरा भी देखने को मिलता है, ठीक है। हमिंग बर्ड हमें यहाँ पे मिलती है, मैकावा यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेग देखने को मिलता है, ओवरसाइज बिल ईटिंग मेक देयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए वर्ल्ड कॉमनली सी इन इंडिया, ठीक है। बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, आपने कई बार इस तरीके के साउंड्स जो है वो सुने होंगे जब आप फॉरेस्ट के पास से गुजरते हैं। यहाँ पे मंकी, स्लोथ, एंट ईटिंग टैपियर्स, ये सारे देखने को मिलते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स, ये सब देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट्स और सेवरल स्पीसीज देखने को मिलते हैं। फ्लैश ईटिंग पिरान्हा फिश, ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऑफ, चाहे हम फ्लोरा की बात करें चाहे फौना की बात करें, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, दोनों जो होते हैं यहाँ पे रिच होते हैं, ठीक है। देखो, ब्रोमेलाइड्स आर द स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन द लीव्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट्स ऑफ ए वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, ठीक है। तो ब्रोमेलाइड्स का क्या यूज़ है, इसमें यह बताया हुआ है कि ये वाटर का यूज़ करते हो, और इसका ये जहाँ पे वाटर का यूज़ करते हैं वहाँ पे फ्रॉग जो है वो अपने एग देते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, प्यूपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब इंसान किस तरीके से रहते हैं। People grow most of their food in a small area after the cleaning some tree in the forest, ठीक है। क्या करते हैं, इसे कई बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, कि मान लीजिए यहाँ पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो एक एरिया को इन्होंने फॉरेस्ट को कट कर लिया और यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर कर लिया, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा इधर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो यहाँ पे कल्टीवेशन भी अच्छा होता है। लोग men hunt and fish along the rivers and women take care of the crops, ठीक है। लोगों के काम बटे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ग्रो होती हैं, टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें अदर रीजन्स पे नहीं मिलते हैं लेकिन हमें इस रीजन में मिल जाते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग इज अनसर्टेन इन द वुमेन देयर फैमिली अलाइव विद द फीडिंग द वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग कि पूरा का पूरा एरिया जो होता है उसको जला देते हैं, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट होता है तो उसको कट कर देते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट होता है उसे यूज़ कर लेते हैं, जो रेसिड्यू होता है उसको जला देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ जो होती है। स्टेपल फूड में कौन सा, मैनियॉक, जिसे कसावा भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। लाइक पोटैटो, कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ये सब यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अदर लार्ज अपार्टमेंट्स, हाउस, मलोका, हाउस को यहाँ पे मलोका बोला जाता है, जहाँ पे स्टिपी स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, इस तरीके के रूफ होते हैं, ठीक है। ऐसे जो रूफ्स होते हैं, इस तरीके के जो घर होते हैं उसको मलोका बोला जाता है, ठीक है। अमेजन, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ बोली गई है ना, वो अमेजन बेसिन के बारे में बोली गई है। अमेजन बेसिन में जो है वहाँ पे फॉरेस्ट जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट को ऐसा बोला जाता है कि हमारे अर्थ का ऑक्सीजन है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांट होने की वजह से सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करता है वो अमेजन बेसिन करता है। देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल।
अब इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है वो अमेज़न बेसिन में कि इसके पहले हम उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे, वहाँ अंदर तक जा नहीं सकते थे। आपने कई मूवी देखी होगी, एनाकोंडा, इस तरीके की जो मूवी है उसमें जो फॉरेस्ट दिखाया हुआ है वो अमेज़न फॉरेस्ट ही है, जिसमें अंदर लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फॉरेस्ट के इंटीरियर पार्ट्स में घुसने में। लेकिन आफ्टर 1970s ऐसा हो गया है कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इन सब का यूज़ करके हम उनके इंटीरियर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में भी जा पा रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब देखो, हमने तो ये तो पढ़ लिया कि होता क्या है कि साला क्या कहते हैं, हम अमेज़न बेसिन के इंटीरियर पार्ट ऑफ में जा पा रहे हैं। इट्स अच्छा, एक तरह से हमारे हिसाब से तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम उसके इंटीरियर पार्ट में, लेकिन वो इम्पैक्ट क्या करता है, वो इम्पैक्ट करता है क्या कहते हैं फॉरेस्ट को, हमारे इन्वायरमेंट को। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से होता है स्लैश एंड बर्निंग, इस तरीके से यूज़ किया और उस ज़मीन को छोड़ दिया। बाद में उसी ज़मीन को जो है हम एक प्रॉपर लैंड बनाकर और उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रोसेस बताई है पूरी। देखिए ऐसा फॉरेस्ट होता है, ठीक है, ऐसा फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट को काट कर एग्रीकल्चर लैंड बनाया, यूज़ किया और उसको बर्न आउट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस इन्होंने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, द टॉप सॉइल इज ए वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल एंड द लस फॉरेस्ट टर्न इनटू द बैरन लैंडस्केप। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ पहुँचे, ठीक है, बर्न आउट हो गया। अब मान लीजिए हैवी रेनफॉल हुई तो इसके जो टॉप लेयर है, सॉइल की जो टॉप लेयर है, लिथोस्फीयर की जो टॉप लेयर है उसे सॉइल बोला जाता है, वो पूरा का पूरा बहकर और कहीं और पहुँच जाता है। तो ये पूरा का पूरा लैंड जो है वो बैरन लैंड बन जाता है। फिर वहाँ पे ना तो फॉरेस्ट हो पाएगा ना एग्रीकल्चर हो पाएगा, ठीक है। ये तो अमेज़न बेसिन की बात की। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे है। देखिए ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये दोनों मूव कर रहे हैं। देखिए गंगा की जितनी भी रिवर्स है ना वो कहाँ से आ रही हैं, ये अपर साइड से, कुछ लोअर साइड से भी आ रही हैं। ये देखिए ये यमुना है, ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये जो ऊपर से जो आ रही है ना, यह हिमालय से ओरिजिनेट होकर और वह आ रही हैं और ये इसका माउथ हुआ, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ है इंडिया में, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये कहाँ लाई करती हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसे, हमने ट्रॉपिकल रीजन क्या पढ़ा, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ इज इक्वेटोरियल। अब 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक जो है वो 30 डिग्री साउथ तक, ये सारा रीजन जो होता है ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। देखिए 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ तक ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र हमने देखा, जिसमें जो हमने रिवर्स देखी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी तो कौन कौन सी देखने को मिलती है, घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये ट्रिब्यूटरी। वहीं पे ब्रह्मपुत्र भी जो है वो गंगा से मिलने के बाद दोनों साथ में जाकर ड्रेन आउट होती हैं बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा रीजन माउंटेनियस है, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन माउंटेनियस है, इधर भी माउंटेन है, ठीक है, और इधर भी छोटे छोटे माउंटेन है इस तरीके से। तो लोग जो हैं वो माउंटेन्स में रहने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन एरिया में रहें, ठीक है, प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है। तो वो ये भी सोचता है कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ पे हमें वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो रिवर के बैंक में भी रहना पसंद करते हैं, ठीक है।
अब जहाँ पे वो क्या कहते हैं वाटर ड्रेन आउट हो रही है, वहाँ पे वो एक डेल्टा बनाती है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। स्टार्ट कहाँ से होती है? हिमालय से, और सुंदरबन डेल्टा बनाकर और ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है, कुछ ऑक्सब्लो लेक्स भी बनाती है। यह ऑक्सब्लो लेक्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, आप क्या कहते हैं 3rd या 4th चैप्टर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, वही डोमिनेट करती हैं मॉनसूनल क्लाइमेट। वो एरिया जो है वो डोमिनेट करता है मॉनसून क्लाइमेट के लिए। मिड जुलाई टू मिड सितंबर ये चीज़ देखने को मिलती है। समर जो होते हैं वो हॉट होते हैं और विंटर कूल होता है। ठीक है, ये जिस तरीके हम जो पढ़ रहे हैं वो हम किसी एरिया को उठा के पढ़ रहे हैं, पर आप ये भी देख सकते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ तक कोई भी रीजन होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। और पॉपुलेशन जो है, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के क्या कहते हैं प्लेन पे ही देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है। यूपी क्या कहते हैं गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। बहुत सी उसकी सिटीज़ जो हैं वो गंगा रिवर के क्या कहते हैं बैंक में बसी हुई हैं, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, माउंटेनियर एरिया ऑफ ए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन द प्लेन प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सॉइल जो होता है वो फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हो जाता है, लोगों को अच्छे ऑक्यूपेशन मिल जाते हैं, अच्छे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कौन कौन से क्रॉप्स देखने को मिलता है, हवा में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। ठीक है, और कैश क्रॉप में कौन कौन से, शुगर केन, जूट, ठीक है, बनाना प्लांटेशन, ये सब जो होता है वो इस प्लेन में हो जाता है। इवन हमें असम टी देखने को मिलती है, असम टी देखने को मिलती है, कॉफ़ी देखने को मिलता है, सिल्क देखने को मिलता है। सिल्क जो होता है वो कल्टीवेशन ऑफ ए सिल्क वॉर्म से होता है। ये मेनली कहाँ पे, बिहार और असम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो असम टी है, दार्जिलिंग टी, ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो कोई भी रीज़न होता है ना, वो रीज़न किस तरीके से अफेक्टेड होता है, उसका वेजिटेशन किस तरीके से अफेक्टेड होता है, और वेजिटेशन अफेक्टेड होता है तो ह्यूमन लाइफ भी अफेक्टेड होती है। ठीक है, उसके साथ हमें टीक, साल, पीपल, ये सब देखने को मिलते हैं। थिंक बैम्बूज ग्रो होते हैं। और इवन जो डेल्टा एरिया है ना, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से फ़ायदा ये होता है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जब सुनामी आती है, कोई टाइडल वेव्स आते हैं जो बहुत हाई है, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना वो उनको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पाइन, देवदार, फर, इस तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कूल क्लाइमेट है, जो माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, उसके बाद हमें एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एक्वेटिक एनिमल, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, रोहू, कैल्था, हिल्सा, इस तरह की फिश देखने को मिलती हैं। मतलब कि देखो रिवर के किनारे वो रह रहे हैं, तो उनका मेन फूड जो हो जाता है वो स्टेपल फूड क्या हो जाता है, फिश और राइस हो जाती है। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोर्स देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो आपको इजीली देखने को मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। आप देखोगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के मतलब कि गंगा रिवर के बैंक में बिग टाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब जो हैं क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े टाउन हैं जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वो वहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि उनके लिए जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, प्लस वहाँ पे ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, और क्या कहते हैं चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो 4 तरीके से अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, एक रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, एयरवेज कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, रोडवेज, रेलवेज ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है वाटरवेज। जैसे वाराणसी और इलाहाबाद का कनेक्शन जो है वो इनलैंड वाटरवेज से कनेक्ट किया गया है, और कोई भी हैवी मटेरियल यदि आपको
कहीं पहुंचाना है तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्या होता है कि आप उसे एक जगह से दूसरे मतलब कि यदि वाटर वेज है तो आप वो ज़्यादा सुटेबल होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। कोलकाता जो है वो पोर्ट है जो कि हुगली रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं यूपी में। ठीक है, टूरिज़्म भी है यूपी में, हमें टूरिज़्म भी देखने को मिलता है। ताजमहल देखने को मिलता है जो कि रिवर यमुना के किनारे बसा हुआ है। आगरा जिसे आजकल प्रयागराज बोला जाता है, रिवर गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, वहाँ पे बोलते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि रिवर जो है जो कि अब नहीं दिखती है, विलुप्त हो गई है, लेकिन गंगा और यमुना यहाँ पे आकर मिलती हैं। ठीक है, तो उसे बहुत क्या कहते हैं, प्रिय जगह मानी जाती है। ठीक है, वहीं पे बुद्धिस्ट स्तूपा है यूपी, बिहार, लखनऊ यूपी और बिहार में, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा, मानस, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। मतलब टूरिज़्म भी ना भरपूर आपको देखने को मिलता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेजिटेशन आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा था ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। सबसे पहले तो चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रीजन, व्हाट इज़ सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि क्या वेजिटेशन होता है वहाँ पे और किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। जब हमें क्लाइमेटिक कंडीशन पता होगी तो हम उसका वेजिटेशन जान सकते हैं, और वेजिटेशन हमें पता हो वहाँ पे किस तरीके के फ्लोरा और फौना होते हैं, और फ्लोरा और फौना से ये डिफाइन होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, वो चीज़ भी ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं। ठीक है, होपफुली ये सारा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।